लेकिन अभी तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि और कितना वक्त अभी बाकी है, क्या चल रहा है अभी वहां पर, कोई हलचल देखी जा रही है? हिमानी, अभी समय लगने वाला है क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो ऑर्डर है वो तो लिखा गया था, लेकिन कोर्ट की जो कागजी कार्रवाई होती है वो बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर जो है उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और वही कोशिश हो रही है। इसके अलावा बहुत से और भी केसेस थे जिनकी सुनवाई चल रही है, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं ऑफिशियली, लेकिन ये हॉलीडे बेंचेस हैं जो काम कर रही हैं यहाँ। इस दौरान आपको ये समझना होगा दर्शकों को कि ये जो दोनों केस हैं ये अलग तरीके से काम करते हैं। एक ईडी का केस है, ये सीबीआई का केस है। सीबीआई ने ही लिकर केस में शराब घोटाले के मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान ये जो एफआईआर थी ये किस तरह से साजिश करके, यानी 120B के तहत किस तरह से साजिश करके एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे लाभ लिया जाए, अनुचित लाभ लिया जाए, ये इस तरह का केस था। बाद में ईडी ने देखा कि किस तरह से काला पैसा को सफेद करने की कोशिश हुई, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग हुई। उसके बाद ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और ईडी इसकी जांच करती रही। लेकिन अब केजरीवाल की तरफ से, वकील की तरफ से ये भी पूछा गया कि आप मुझे एक बार गवाह के तौर पर पिछले साल बुला चुके हैं, पूछताछ कर चुके हैं, तो अब अचानक गवाह से मैं आरोपी कैसे बन गया जिसे आपने गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों तरफ से क्रोनोलॉजी दी गई और उसके बाद काउंटर किया गया। साउथ ग्रुप के बारे में बार बार ये कहा गया कि कोविड के दौरान प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया, साउथ लॉबी के लोग जो है वो दिल्ली आए, यहाँ पर उन्होंने बातचीत की, गोवा कितनी बार गए, होटल का जिक्र हुआ, उसके बिल का जिक्र हुआ, कौन कौन था। ये भी कहा गया कि गलत तरीके से हवाला के पैसों से जो वहां का होटल का बिल पेश किया गया। वकील ने बताया कि नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से वो बिल पेश किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ रह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस केस में जहां मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ही जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से जो जांच एजेंसियां हैं वो एक दूसरे की एक तरह से सहयोगी भूमिका में आ गई है। सुजाता, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी जैसे ही कुछ हलचल होती है, आप लोग क्यों कीजिएगा, मैं वापस आपके पास पहुंचूंगी। लेकिन जिस तरह से ABCD आप समझा रही थी वो थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए और आसान माध्यम से हम अपने दर्शकों को समझाने की यहां पर कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या है इस पूरे शराब घोटाले की ABCD। नवंबर 2021 आपको याद हो, और अगर नहीं हो तो हम आपको बता रहे हैं कि नई शराब नीति लागू हुई थी नवंबर 2021 में। दिल्ली में 32 ऐसे जोन बनाए गए थे, 32 अलग अलग जोन बनाए गए थे। शराब दुकानें निजी हाथों में सौंपी गई थी। 60% दुकानें इसमें सरकारी थी तो 40% इसमें प्राइवेट थी। नई शराब नीति पर दिल्ली सरकार का तर्क क्या था? 3500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इससे हासिल होगा, मतलब फायदा होगा। जाहिर तौर पर नई शराब नीति लाई भी इसीलिए गई थी, और नई शराब नीति के तहत लाइसेंस फीस जो है वो भी बढ़ा दी गई थी। पहले L1 लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे। नई शराब नीति के बाद क्या हुआ? 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते थे। दिल्ली सरकार का शराब लाइसेंस पर भी तर्क था। क्या तर्क था? कालाबाजारी रोकना, राजस्व में सुधार करना। नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी थी। शराब दुकानें रात में 3 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई थी। जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले के आरोप लगते हैं। दिल्ली मुख्य सचिव अगर बात करें उस वक्त नरेश कुमार की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली के LG, CM, डिप्टी CM को रिपोर्ट भेजी गई थी। लाइसेंस फी की अगर बात करें तो इसमें 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई थी। दिल्ली सरकार पर घोटाला कर पैसा कमाने का आरोप लगा था, और यह आरोप किस तरह से बढ़ता चला गया ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और फिर उसके बाद किस तरह से इस पर राजनीति जो है, सियासत जो है वो भी होती चली गई। लेकिन अब इसके बाद की जो ABCD है वो हम आपको यहां पर समझा रहे हैं कि कब क्या हुआ इस शराब घोटाले की। अगर हम यहां पर बात करें तो वो इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 चेहरे जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप वाकिफ हैं इनसे बेहद अच्छी तरीके से। ऊपर आप देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, और जो साउथ ग्रुप, साउथ लॉबी की हम बात करते हैं उसमें बहुत अहम रोल के कविता, BRS नेता, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शराब घोटाले में कब क्या हुआ? अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो CBI ने मनीष सिसोदिया पर FIR दर्ज की। उसके बाद अगस्त 2022 की ही बात करें तो CBI ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा। फिर तुरंत
ये जो एक्शन है वो देखने को मिलता है। फिर 27 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। वही थोड़ी देर पहले जो सुजाता जिस बात का जिक्र यहां पर कर रही थी कि किस तरह से इसमें एंट्री होती है। नवंबर 2022 की बात करें तो सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी यानी कि के कविता, जो यहां आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, इनका भी उसमें नाम आता है, ये भी नामजद होती हैं। फरवरी 2023 की बात करें तो मनीष सिसोदिया से पूछताछ होती है, कई घंटों तक पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। 4 अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सांसद यानी कि संजय सिंह, जिन्हें ठीक के कविता के साथ आप उधर देख रहे हैं, पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता यानी कि के कविता, उनके घर पर छापा मारा जाता है। अब यहां थोड़ी धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि धीरे धीरे ये 4 चेहरे जो यहां पर आपको देख रहे हैं, पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर के कविता, और उसके बाद चौथा नंबर किसका होना था वो तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं। अब उसके बाद तो बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी हो जाती है। अब जब के कविता की गिरफ्तारी होती है उसके बाद हड़कंप मच जाता है और ये लगता है कि अगला नंबर किसका। क्या माना जाए कि अब तार जो हैं वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री तक जुड़ते नजर आ रहे हैं, सीधा सीधा। अब अगला नंबर क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। 21 मार्च की फिर वो तारीख आती है, 21 मार्च इसी साल 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 10 मई 2024 अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। और ये जमानत क्यों मिलती है? चुनावों को देखते हुए, क्योंकि यही अर्जी, यही ग्राउंड पर एक राहत जो है वो उनकी तरफ से मांगी गई थी। फिर 17 मई 2024 को चार्जशीट में केजरीवाल का नाम शामिल किया गया था। 2 जून 2024 की बात करें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 1 जून तक की उनको राहत मिली थी। 1 जून को जो अंतिम चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है, वो हो जाना था। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 6वें चरण में यानी कि 25 मई को चुनाव होना था। 20 जून 2024 अरविंद केजरीवाल को फिर जमानत मिलती है राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा। तमाम वो टिप्पणियां की जाती है, ये कहा जाता है कि अब आगे ऐसा कुछ है नहीं कि लगे कि आगे चलाया जाए इस मामले को, और क्यों रखा हुआ है, उन्होंने छूट दे दी, उन्होंने राहत दे दी, उन्होंने जमानत दे दी। लेकिन 21 जून 2024 को ईडी ने निचली अदालत के जो फैसला है उसको चुनौती दी। वो पहुंच गई कहां? वो हाई कोर्ट की जो वेकेशनल बेंच है वो वहां पहुंच जाती है। 21 जून 2024 को केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। इसी पर केजरीवाल के वकील कहते हैं कि भैया आपको इतनी जल्दी क्या थी, आप इसको विकृत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको समय नहीं दिया गया। 7 घंटे का समय क्या कम नहीं था? थोड़ी सी शालीनता दिखानी चाहिए किसी किसी मामले में। 25 जून 2024 दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, केजरीवाल जेल में रहेंगे। ये कब कहा? कल कहा हाई कोर्ट ने, और कई तल्ख टिप्पणी जो है, तीखी टिप्पणी जो है वो भी की गई। अब आज का दिन 26 जून जब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कल रात ही जब ये खबर आती है तो एकदम हड़कंप सा मच जाता है। पूछताछ होती है, वहीं पहुंच जाते हैं वो अधिकारी, स्टाफ जो उनका है। और फिर अब आज क्या इसमें खबर आती है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी।